तो इस समय सदन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर के जिक्र हो रहा है। अमेंडमेंट्स में जो वॉइस नोट है उसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी ध्वनि मत से इसे पास कराने की कोशिश हो रही है। और फिर हो सकता है अदिति इसमें आगे भी जो वोट ऑफ डिवीजन है वो भी देखा जा सके, जैसा कि कल हमने लोकसभा में भी देखा। लेकिन फिलहाल ध्वनि मत है और खास तौर पर ये जो है एनडीए के फेवर में होती हुई नजर आ रही है। कुछ अमेंडमेंट्स है जिसका जिक्र यहाँ पर सभापति कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि कल भी आपने तस्वीरें देखी थी और बहुत सारे संशोधन थे जो टर्न डाउन कर दिए गए थे, खारिज कर दिए गए थे। पर आज भी आप देखिए कि किस तरीके से जो अमेंडमेंट्स आए हैं। लेकिन अभी ध्वनि मत से जैसा आप जिक्र कर रही हैं, पहले कल ये भी कहा गया था कि डिवीजन होगा, वोटिंग होगी। वोटिंग की प्रक्रिया में समय लगता है, ये ध्वनि मत से हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया में आप चिट्स भी होती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जहां पर एक तरफ लोकसभा में पारित हो गया और अब राज्यसभा में पारित हो रहा है। और जैसे ही कुछ समय बाद जब राज्यसभा में बिल पारित हो जाएगा, अगर आंकड़ों के लिहाज से कहें तो सत्ता पक्ष के लिहाज से कि बिल पारित हो जाएगा, तो वक्फ का जो ये नया बिल है 2025 का अमेंडमेंट बिल, ये पारित हो जाएगा और फिर अब से लागू होगा। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी जीत होगी। इसके साथ साथ इस पर एक नई सियासत चालू हो जाएगी जो चली रही है। अपने आप में ये तमाम संशोधन प्रस्ताव यहाँ पर रखे जा रहे हैं, ध्वनि मत से प्रस्तावों पर वोटिंग हो रही है और उसके साथ साथ तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ अक्षय भी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं, गौरव मिश्रा भी मौजूद हैं और हमारे साथ न्यूज़ रूम से विवेक भी मौजूद हैं। अक्षय, पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप सुबह से लगातार फील्ड में भी थे, आपने कल का भी नज़ारा देखा और उसके बाद आप जो ऑफिस है वक्फ का वहां पर भी पहुंचे थे। तो क्या आपको सुबह से क्या महसूस हुआ कि कल जब लोकसभा में पारित हुआ उसके बाद की कोई प्रतिक्रिया आपके सामने आई? आपको नजर आया कि इसको लेकर किस तरह का माहौल है? देखिए, अगर सुबह से बात करें तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखा है। हालांकि खास करके राजनीतिक या सियासी हलकों में अगर देखा जाए तो इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा रही और नस्बत के आम मुसलमानों के। अगर आम मुसलमानों से पूछिए तो उनका कहना था कि जो बिल लाया जा रहा है निश्चित रूप से वो बेहतर हो सकता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इम्प्लीमेंट इसको किया जाएगा तब देखना कि होगा कि किस तरह से ये बिल उनके लिए कामयाबी देता है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में कल देखने को तस्वीरें मिली, आज राज्यसभा में लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब जाकर के वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि तमाम एलिगेशंस रहे, डिफेमेटरी रिमार्क्स उनके खिलाफ किए गए। किरण रिजिजू ने भी अपनी बातें रखी। अमित शाह लगातार सदन की कार्रवाई पर मौजूद रहे, एक एक जो प्रश्न उठ रहे थे विपक्षी दलों द्वारा जवाब देते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिलचस्प अगर तस्वीर देखें तो सुधांशु त्रिवेदी ने ज़रूर समा बांधा इसमें। तमाम उन्होंने मुस्लिम जो जेंट्स थे उनका जिक्र करते हुए कहा कि हम उनके लिए काम करते हैं। आप जो तमाम आतंकी ताकतें रही हैं या उनके समर्थन में खड़े रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि उसको लेकर के विवेक भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभी अक्षय ने एक बहुत खास बात कही। अक्षय ने कहा कि दो चीजें कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा रही। दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि अभी जब क्लोजिंग रिमार्क चल रहे थे मंत्री के, किरण रिजिजू के, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हम केवल और केवल उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह ना देखते हुए एक सेंटिमेंटल रूप से जुड़ना चाह रहा है और बाद में वोट बैंक बनाना चाह रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। इसको अगर एक बार आप देखेंगी तो पहले तो ये कि सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है। सांसद जिस तरीके से बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सदन में, इससे ये पता चलता है कि तैयारी पूरी है। एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर, एक एक संशोधन जो लेकर ये आए हैं उसके लिए पूरा लोगों से बैठ के पहले तो वो जो तर्क वितर्क है वो किया गया है। जेपीसी की जो सिफारिशें थी, जो लोग उसमें शामिल थे, जो लोगों से सुझाव लिए गए थे, ये सारी चीज़ें करने के बाद तब सरकार आई है। मतलब सरकार के जो मंत्री हैं वो आए हैं इस बिल को पेश करने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो बात आती है कि सेंटिमेंट के लिए, तो हम देखेंगे कि पिछले कई मतलब ये लंबे समय से जब भी हम देखते हैं बीजेपी की राजनीति, तो वो लंबे समय का खेल खेलती है। मतलब वो आज का फायदा नहीं देखती है। अगर आज जुड़ती है तो आने वाले कई सालों तक इसका फायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो सेंटिमेंट्स का गेम है, जो पहुंचने और जुड़ने का गेम है, ये ज्यादा जरूरी है। तो फिर यहाँ पर शिखा, मेरा आपसे भी एक सवाल है। शिखा, एक बात बताइए,
ये नया वोट बैंक जो बनाने की कोशिश है, जोड़ने की कोशिश है, वोट बैंक बनता है नहीं बनता ये आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं ये जो 240 की जो एक खटास रह गई है, कि ये क्या वजह रह गया कि जो हमारा मूल वोट है वो जातियों में चिटक गया, तो अब ऐसे वोट बैंक को रखा जाए कि जब सब एक साथ आए तो हम 300 के पार तो जाएं, क्योंकि कई बार भले ही वो सरकार वैसे ही चल रही है जैसे 303 की थी, लेकिन फिर भी एक हिचक होती है, जैसे अभी था कि जेडीयू को मना लिया जाए, टीडीपी को मना लिया जाए, फिर वक्फ बिल को आगे जाएंगे और उनके संशोधन मानने पड़े। शायद अगर संख्या कम नहीं होती तो ये संशोधन माने जाते नहीं माने जाते वो एक अलग मुद्दा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय छिटक रहा है जातियों में, ये डर है, या और बड़ी संख्या में 400 पार लेकर आना है, इसके लिहाज से आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, एक तरीके से जो कम से कम महिलाएं हैं जो माइनॉरिटी की, वो बीजेपी के समर्थन में आई है, क्योंकि 3 तलाक कानून ये लेकर के आना बीजेपी के लिए, मुझे लगता है अदिति कि ये सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय के हिसाब से कानून रहा है। और महिलाओं को कहीं ना कहीं आश्वासन उन्हें मिला, महिलाएं कहीं ना कहीं बीजेपी पे निर्भर हुई हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है अब सरकार एक दिशा में काम करे। अब आपने जातियों की बात की, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अब बिहार का चुनाव आने वाले दिनों में होना है, और बिहार का चुनाव हमेशा जातियों पर ही लड़ा गया है, ये हमेशा से होता आया है जब से बिहार जो है वहां पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातियों में अगर छटका है तो बीजेपी उसे एक साथ करने की कोशिश करेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। और जो आप बात कह रही थी कि जो मुसलमान जो बीजेपी से शायद निकल गए हों या फिर बीजेपी के साथ कभी हो ही ना, वो जो आरजेडी की तरफ होंगे, हो सकता है संभवतः इस बिल के पास होने के बाद, ये कानून बनने के बाद वो बीजेपी के खेमे में आ जाए, तो इसकी पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। और जैसा कि विवेक ने अभी अदिति कहा कि बीजेपी लॉन्ग टर्म सोचती है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचती। और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है सत्ता में, तो एक चीज जो उनके अंदर मूल भावना में रही है परिवर्तन, लॉन्ग टर्म का। इसमें कल अमित शाह ने एक बात कही कि 3 बार नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, अगले 3 बार भी भाजपा की सरकार आएगी, यानी 15 साल का लबोलुबा बात है। अब ये लॉन्ग टर्म 2029 के लिए है, या ये लॉन्ग टर्म अभी और 10-15 साल बाद के लिए है? क्या लगता है आपको? एक मुझे ऐसा लगता है अदिति कि ये बेसिकली एक पूरी रणनीति के साथ बीजेपी आगे चल रही है। ना बिहार छूटना चाहिए, ना उत्तर प्रदेश छूटना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लगभग उत्तर प्रदेश में 21 ऐसे जो लोकसभा सीटें हैं जहां पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम है, तो एक तो उत्तर प्रदेश को साधना, बिहार आने वाले दिनों के लिए साधना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर व्यापक तौर पर आप देखेंगे तो साउथ के लिए भी बीजेपी की अपनी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि साउथ के लिए भी बीजेपी जो वोट बैंक ढूंढ रही है वो हिंदुत्व पे तो गई थी। अभी आपने देखा कि अयोध्या से रामेश्वरम तक का जो नरेंद्र मोदी का लगातार थी कि हिंदुओं को साथ जोड़े, तो क्या गौरव के साथ समझते हैं? गौरव, आप आरएसएस बेहतर तरीके से लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आप बीजेपी भी देखते हैं। गौरव, ये समझाइए कि क्या साउथ का जो मिशन है वो इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से, जो वहां का जो एक वोट बैंक है, उसको तोड़ पाएगा? साउथ में एंट्री करने के लिए वक्फ का जो कुछ भी हुआ, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा बीजेपी की एंट्री के लिए? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अगर हम देखें, एक दूरगामी परिणाम के साथ और एक दूरगामी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से मुखर होकर बोल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वो जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं अपने साथियों के साथ में, ये दिखाता है कि अब हम जिन स्टेट्स की अक्सर बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, ये हमेशा एक हिंदी भाषी क्षेत्र रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करें, अगर अन्य स्टेट्स की बात करें, आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि बार बार जब इस बिल पे बात हो रही थी तो केरल का भी कई बार जिक्र आया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल का जिक्र किया, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि बहुत सारे जो लैंड हैं वक्फ के कब्जा हैं। बल्कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने कदम आगे बढ़ के नाम गिना दिए कुछ मंत्रियों और नेताओं के। तो आप देखिए कि ये जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरी तरीके से लगातार एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा है। बड़ी आयोजन हो, बड़े कार्यक्रम हो, वो भी उसी मिशन को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिन बेल्ट में वो पहले कमजोर थे, जहां ऐसा माना जाता था कि जब बीजेपी का नाम आता तो कहा जाता था एक ऐसी पार्टी जो खास करके हिंदी भाषी हो, पूर्वोत्तर के लोग, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग ज़्यादा उनको पसंद करते हो, लेकिन अब ये दायरा काफ़ी बड़ा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना जो परसेंटेज है,
जो और ग्राउंड पे जो अपनी पार्टी की जो छवि है उसको बूथ पे किस तरीके से मजबूत किया। और यही चीज़ अब साउथ के हिस्सों में हम देख रहे हैं लगातार कि वहाँ एक एक के बाद एक जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो रहे हैं ये बहुत सही साबित हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर हम गौरव, बात करें बिल्कुल राष्ट्रीय मैं आपके स्वयंसेवक पास संघ की लौटूंगी। भी